नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सौमित्र शब्द भगवान राम जो है वो लक्ष्मण के लिए प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लक्ष्मण, लवकुश, भरत, राम। तो आपको यहाँ पे बता दें कि सौमित्र जो है भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। वो अपने भाई को अपना मित्र भी मानते थे। इस प्रकार यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन होगा जो अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास जी की भाषा थी ब्रज थी, कन्नौजी थी, सधुक्कड़ी भाषा थी या फिर खड़ी बोली थी? तो आपको यहाँ पे बता दें कि कबीरदास जी अपने काव्य में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। सधुक्कड़ी भाषा क्या है? जो कि सधुक्कड़ी भाषा एक स्थानीय बोली थी जो मध्ययुगीन उत्तर भारत की लोकप्रिय भाषा थी। ये कई भाषाओं का समावेश थी, जैसे हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, खड़ी बोली। कई प्रकार की भाषाओं से मिलकर ये भाषा सधुक्कड़ी भाषा बनी थी, जो कि कबीरदास जी अपने काव्य में इस भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? माधवाचार्य से, शंकराचार्य से, वल्लभाचार्य से या फिर रामानुजाचार्य से? तो आपको यहाँ पे बता दें कि सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना जो है वो यहाँ पे सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा या फिर भारत भूषण? तो आपको यहाँ पे बता दें कि छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद की गिनती की जाती है। तो छायावादी काव्य धारा के जो कवि वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, नाटक या फिर काव्य नाटक? तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अंधा युग है ये काव्य नाटक प्रकार की रचना है। चौथा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अंधा युग जो है ये किस प्रकार की रचना है? काव्य नाटक के अंतर्गत अंधा युग ये रचना आती है। तो नाटक, काव्य और नाटक के अंतर्गत तो यहाँ पे जो है चौथा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का पहला नाटक है चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी या नहुस? तो आपको यहाँ पे बता दें कि नहुस जो नाटक है ये हिंदी का पहला नाटक है। नहुस, ये नहुस जो नाटक है ये सन 1859 में हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपालाचार्य ने इस नाटक को रचा था और इसमें समाज के बारे में बताया गया था। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो चौथा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। यदि हिंदी का पहला नाटक पूछा जाता है तो वहाँ पे अपने को नहुस नाटक राइट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? आपको यहाँ पे बता दें कि रामचरितमानस जो कि महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसमें 5, 7, 9 या 11। तो आपको यहाँ पे बता दें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहला जो है बालकांड, अयोध्या, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कुल 7 कांड महाकवि तुलसीदास के द्वारा जो रामचरित्र महाकाव्य ग्रंथ है जो कि अपने तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसमें 7 कांड है, जिसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो है बाल कांड यहाँ पे। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आपको यहाँ पे बता दें कि हिंदी साहित्य का, हमने पिछले वीडियो में बताया था, हिंदी साहित्य के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक के बारे में यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक के बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन है अपने पास, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर बाबू गुलाब राय? तो यहाँ पे आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के जो रचयिता हैं वो है प्रसिद्ध समालोचक, वो हैं बाबू गुलाब राय। यहाँ पे जो है चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। समालोचक के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है अपने को, बाबू गुलाब राय। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, भारत तेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कोमल कल्पनाओं का कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को यहाँ पे माना जाता है। तो कोमल कल्पनाओं का कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को यहाँ पे माना जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन को अपने को राइट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि आपको अपना आकलन करना है तो आप वीडियो को पुश करके अपना आकलन कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ज़रूर बताना है कि आपको इन पूरे क्वेश्चनों में से कितने नंबर प्राप्त हुए। चलिए, लोकनायक किसे कहा जाता है? अपना जो क्वेश्चन है, लोकनायक सूरदास जी को, अज्ञे को, तुलसीदास जी को या फिर कबीरदास जी को। तो आपको यहाँ पे बता दें लोकनायक के बारे में पूछा है तो लोकनायक महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। इस प्रकार अपना जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस के कांड संख्या 4 का नाम क्या है? अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड या अयोध्या कांड। तो आपको यहाँ पे बता दें रामचरितमानस में जो 7 कांड है उसमें चौथे नंबर पे कौन सा कांड है? पहले पे बालकांड, दूसरे पे अयोध्या, तीसरे पे अयोध्या कांड और चौथे पे है किष्किंधा कांड। इस प्रकार यहाँ पे चौथे नंबर पे जिस कांड का नाम पूछा है वो है अपना किष्किंधा कांड। इस प्रकार यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ध्यान देना है, चौथे नंबर की संख्या वाला कांड पूछा है। पहले नंबर का पूछता है कोई तो बालकांड, दूसरे का पूछता है तो अयोध्या, तीसरे का पूछता है तो अरण्य, चौथे का पूछता है तो किष्किंधा कांड और पांचवे का पूछता है तो सुंदरकांड, छठे का पूछता है तो लंका कांड और अंत में सातवें का पूछता है तो उत्तरकांड आता है। इस प्रकार 7 कांड है और चौथे नंबर पे आता है किष्किंधा कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप किस कवि को कहा जाता था? ध्यान देना है आपको, महाराणा प्रताप किस कवि को कहा जाता है? श्याम नारायण पांडे को, रामधरी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। महाराणा प्रताप की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि महाराणा प्रताप जिस कवि को कहा जाता है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, महाराणा प्रताप किस कवि को कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। तो ध्यान देना है अपने को, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान से समझना है। जहां जरूरी है वहां पे आप लोगों को अपना वीडियो पुश करके आप दोबारा भी सुन सकते हो और वीडियो पुश करने के साथ आप अपना आंकलन भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रापति किसे कहा जाता है? ध्यान देना है आपसे, इंद्रापति किसे कहा जाता है? यहाँ पे इंद्रिया का पति का मतलब होता है जो इंद्र लोग जिनको मानते हैं, पूजते हैं, वो इंद्रापति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, वरुण जी को या फिर कुबेर जी को। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं इंद्र का भी जो पति है वो कहा जाता है आपको विष्णु जी को। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है अपना सही होगा। यहाँ पे इंद्रापति के बारे में यदि पूछा जाता है तो अपने को श्री विष्णु जी का यहाँ पे टिक करना है। इस प्रकार से यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधी भाषा के प्रमुख कवि है। ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, साधुकड़ी, इस प्रकार से यहाँ पे अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी, रसखान जी, तुलसीदास जी या फिर मीराबाई। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अवधी भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं महाकवि तुलसीदास जी। इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अवधी भाषा के बारे में पूछा जाता है तो अवधी भाषा के जो प्रमुख कवि है महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का, खड़ी भाषा का, अवधी का या फिर संस्कृत का। तो आपको यहाँ पे बता दें कि महाकवि जी तुलसीदास जी जो हैं वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे और रामचरितमानस जो है महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इस प्रकार यदि रामचरितमानस तुलसीकृत, ध्यान देना यहाँ पे आपको तुलसीकृत रामचरितमानस में
जो भाषा पूछी गई है वो है अवधी भाषा। अवधी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार अपना तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उर्मिला के चरित्र को किस ग्रंथ में उजागर किया गया था? आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्मिला के चरित्र को किस ग्रंथ से उजागर किया गया है? साकेत से, पंचवटी से, वैदेही वनवास से या फिर प्री प्रवास से? तो आपको यहाँ पे बता दें, उर्मिला जी के जो चरित्र का वर्णन किया गया है वो किया गया है साकेत में। तो इस प्रकार पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा, साकेत। उर्मिला जी के जो चरित्र का वर्णन किया है वो किया है साकेत में। तो पहला वाला ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीति काल के प्रमुख कवि हैं, रीति काल के जो कवि हैं वो किसे माना जाता है? ध्यान देना यहाँ पे, रसखान जी को, चांद बीबी को, अयोध्या सिंह को या फिर केशव दास जी को? तो आपको बता दें, रीति काल का कभी भी क्वेश्चन आता है तो केशव दास को आंख मीच के टिक करना है। रीति काल के प्रमुख कवि जो हैं वो केशव दास जी है। चौथा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर सेठ गोविंद दास ने? तो आपको यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस प्रकार से यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। इस प्रकार से यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो हिंदी कविता का जो पहला महाकाव्य है, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, मेरा परिवार या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि हिंदी कविता का पहला जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। महाकाव्य के बारे में पूछा है तो महाकाव्य की बात जब भी आती है तो पहला जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे आपके आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए थे वो सभी यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपना आकलन करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। जहां आपको अपना आकलन करना है, वीडियो को पुश करके आप अपना आकलन कर सकते हो और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है आपको कि आपको 20 में से कितने नंबर प्राप्त रही। हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डी के, और सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।